हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी स्टडी। दोस्तों हाल ही में फरवरी 2021 में सीजीपीएससी मेंस का पेपर कंडक्ट हुआ, जिसमें पेपर 4 के मैथ के डिटेल आंसर हम देखें, जिससे कि आपको मैथ पोर्शन में पूरा नंबर गेन करने में हेल्प मिले। अभी स्क्रीन पर पेपर 4 के कंप्लीट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम आंसर देखेंगे। दोस्तों सीजीपीएससी मेंस में मेरे द्वारा दिलाए गए अनुभवों को मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। दोस्तों पिछले मेंस का वीडियो भी मैथ्स पार्ट का वीडियो मैं डाला था, तो उसमें आपने सभी ने काफ़ी पसंद किया और जिसके अभी तक 17,000 व्यूज़ हो चुके हैं। और इसी प्रकार सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा मेंस टिप्स का भी लगभग 10,000 व्यूज़ हो चुके हैं। दोस्तों पूर्व में सीजीपीएससी का मैथ पार्ट 200 मार्क्स का हुआ करता था, जिसमें कई स्टूडेंट 194 लेकर भी आते थे, जो जिससे के कारण उनका रैंकिंग काफ़ी अच्छा बनता था। और अभी मैथ्स का पार्ट जो है ज़रूर 50 मार्क्स का हो गया है। सीजीपीएससी ने मैथ आर्ट को बराबर लाने का कोशिश किया है। देखिए पेपर 4 का जो साइंस पार्ट है उसमें साइंस और इन्वायरमेंट स्टडीज़, टेक्नोलॉजी, ये सब में एवरेज मार्किंग होता है, लेकिन मैथ का जो 50 पार्ट है उसमें पूरा 50 में 50 गेन किया जा सकता है। बशर्ते कि क्वालिटी आंसर लिखिए, निश्चित रूप से आपका अच्छा रैंकिंग बनेगा। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। बिल्कुल मैथ के सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही हमको ध्यान में होना चाहिए फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ध्यान होना चाहिए। इट इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। इस फार्मूला का बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं। तो ये जो पावर 4 है, घात जो 4 है ना, तो ये दोनों को क्या करेंगे, 2 इंटू 2 कर लेंगे। हम जानते हैं कि ए की घाते 4 बराबर, इसको हम कर सकते हैं ए की घाते 2 और ब्रैकेट में घाते 2, ठीक है। तो ये क्या होता है, घात और घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आइए देखिए 101 में इसी प्रकार हमने डिवाइड कर लिया। फिर देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, मीन्स ये पूरा का पूरा पार्ट को ए मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए की घाते 2, ये पूरा का पूरा पार्ट को बी मान लेते हैं, तो बी की घाते 2, ए की घाते 2 ऋण बी की घाते 2। तो ये वाला फार्मूला पुट होगा। तो देखिए ए माइनस बी और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, इस फॉर्म में आ गया। फिर डिनोमिनेटर में अर्थात हर में ये दिया हुआ है ना पहले से। तो देखिए 101 की घाते 2 प्लस 99 स्क्वायर और 101 की घाते 2 प्लस 99 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट बच जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट। फिर 101 की घाते 2, तो ये आ जाएगा 10,201 और 99 की घाते 2, ये हो जाएगा 9,801। तो ये हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 400। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार माना कि दो परिमेय संख्याएं x बट्टे y तथा a बट्टे b है। सुविधा के लिए, चूंकि परिमेय संख्या है ना, तो अंश बट्टे हर के रूप में होता है, इसलिए हमने x अपान y और a अपान b ऐसा मान लिए, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो इसको आप बट्टे में ना करके सिंगल x मान सकते हैं, या इसको जो है a मान सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम x बट्टे वाई तथा a बट्टे b मान लिए, जिसमें एक बड़ा एक छोटा है, तो x बट्टे वाई इज़ ग्रेटर देन a बट्टे b, ठीक है। तो प्रश्न से, है ना, प्रश्न का शर्त बोलता है कि दोनों का अंतर, है ना, 980 है। तो ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए भाजक भागफल शेषफल का जो फार्मूला है, तो हमको ध्यान होना चाहिए कि बड़ी संख्या से अगर छोटी में भाग देते हैं, है ना, तो छोटी संख्या से बड़ी में, तो a अपान b से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि x अपान y बड़ा है। तो ये हो गया x अपान y, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भाजक है, ये भाज्य है, ठीक है। यहाँ पर हमारा भागफल आएगा, इधर प्रोसेसिंग करेंगे हमारा, तो यहाँ पर क्या आएगा, शेषफल आएगा। तो ये हम जानते हैं। तो ये इसका जो है ये सभी में क्या फार्मूला होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इसी फार्मूला में पुट करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करने से फिर ये हमारा समीकरण 2 आ जाएगा। फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, ठीक है। तो घटाने पर क्या होगा, x अपान वाई माइनस ए अपान बी, ये समीकरण 1 का लेफ्ट पार्ट हो गया, LHS पार्ट, और ये हो गया समीकरण 2 का LHS पार्ट। और इसी प्रकार RHS पार्ट को RHS पार्ट से माइनस करेंगे। फिर माइनस करने पर देखिए क्या होगा, x अपान वाई माइनस x अपान वाई, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, बचेगा देखिए माइनस ए अपान बी, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a अपान बी। तो 2a अपान बी माइनस ए अपान बी करेंगे, ठीक है। तो 2a अपान बी माइनस ए अपान बी करेंगे, ठीक है। तो दोनों का लघुत्तम b आ जाएगा। तो देखिए दोनों का लघुत्तम b आ गया, और 2a माइनस ए, 2a माइनस ए, तो 2a में से 1 हटाएंगे तो क्या बचेगा, a बट्टे b बचेगा। तो देखिए a बट्टे b, 1 घटाने के बाद 500, a बट्टे b बराबर 500। अब समीकरण 1 में मान रखने पर ये जो मान आया है समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो x अपान वाई इट इज इक्वल टू 1480, ठीक है। अतः दोनों परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 1480, जिसको कि हमने x बट्टे वाई माना था, और 500 क्या हो जाएगा, जिसको कि हमने a बट्टे b माना था, क्योंकि x बट्टे वाई बड़ा था और a बट्टे b छोटा था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आमतौर पर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम बनाएंगे अभी 3rd नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए, तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन नंबर है, ये 2 नंबर के लायक नहीं था, बड़े में पूछना चाहिए था। और क्वेश्चन नंबर 3 तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही डेप्थ में जाएगा, बहुत ही डिटेल सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए इतना सॉल्व करने के लिए आपके पास पेज भी नहीं बचेंगे, और ये 2 नंबर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आया है तो आया है, CGPSC ने दिया है तो हम उसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, चूँकि पेज में जगह नहीं रहता है उतना, ठीक है। तो ये साइज का पेज रहेगा, उसको ना आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए, डिवाइड करके सॉल्व करिए, तो तभी आप इतना में कर पाएंगे, है ना। या फिर नहीं होगा तो 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। अब क्या करिएगा, जगह ही नहीं है, तो उसके लिए ऐसा ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। या फिर आपको देखिए एग्ज़ाम हॉल में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ दें, लास्ट के लिए रखें, अगर टाइम हमारे पास बचता है तब के लिए। तो ये तो डिसीजन एग्ज़ाम हॉल में ही लेना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 5x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 5x अपान अंडर रूट 5x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 5x इक्वल टू, है ना, 3/7, ठीक है। तो करनी वाला क्वेश्चन है, करनी में 5x धन 3 ऐसे। तो अब देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन में स्वाभाविक हमको देखने से भी हमको मालूम होना चाहिए कि परिमेयकरण करना है। तो हर का LHS में हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, रेशनलाइजिंग करेंगे, ठीक है। तो आइए रेशनलाइजिंग करते हैं हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण में क्या होता है, हर में देखिए यहाँ पर प्लस है, तो इधर जो भी आएगा अंश बट्टे हर में जो भी आएगा, मात्र यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा बस, है ना। चूँकि नीचे जो होता है ना हर में, हर को क्या करना होता है, a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूला में सेट करना होता है, इसलिए मात्र यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आए, ऐसा करके हम हर का परिमेयकरण करते हैं। तो देखिए हर का परिमेयकरण कर देंगे तो इस तरीके से, और फिर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अंडर रूट 5x का गुणा होगा, है ना। तो हम ये देखेंगे कि देखिए ये पूरा को अगर a मान लें, ये पूरा को b मान लें, ठीक है, उसी प्रकार ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो देखिए a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला में हम इसको तोड़ेंगे, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूला में हम इसको तोड़ेंगे। तो देखिए
अंडर रूट 5x प्लस 3 आ गया, है ना। स्क्वायर कर देंगे तो क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। जैसे कि अंडर रूट ए, ठीक है, अंडर रूट ए है, इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए की घाते 2, ठीक है। तो ये क्या होता है, करणी हट जाता है। वो किस लिए हटता है, क्योंकि करणी का घात होता है 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की घाते 1/2, ये 2 पहले से है तो 2 2 2 देखिए कट जाएगा, ए की घाते 1 मतलब ए, ठीक है। तो वर्ग करने पर करणी हट जाता है, ठीक है। तो ये इधर देखिए 5x प्लस 3 आ गया, ये करणी हट गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर की जगह ये आ गया -2ab, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर की जगह हम 5x को लिए थे, है ना। तो ये हो जाएगा, करणी हट जाएगा, यहाँ भी 5x आ जाएगा। और हर में क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, इस फार्मूला में टूट जाएगा। तो इस इक्वल टू क्या आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, है ना, a प्लस बी a माइनस बी, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो 5x और 5x हो जाएगा 10x प्लस 3 और माइनस ये क्या करेंगे, करणी, दोनों करणी का संयोग कर देंगे। अब 5x करणी के अंदर करणी का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5x का गुणा 5x से 25x स्क्वायर, 5x का 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15x 15x आ गया, ठीक है। फिर इसको इसी प्रकार सॉल्व कर देंगे। और हर में देखिए ये फिर देखिए वर्ग है तो करणी हट जाएगा, वर्ग है तो करणी हट जाएगा, ठीक है। ये 5x माइनस 5x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये 3 क्या होगा, इसका तिरिया गुणा कर दिए तो ये 3 जो है इससे गुणा हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9/7। फिर इधर एग्जिटिस किए। अब देखिए यहाँ पर करने के बाद हमको ध्यान करना चाहिए कि हम आगे क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चन में जब तक करणी नहीं हटेगा, अंडर रूट नहीं हटेगा, हमारा रास्ता नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि LHS में करणी को छोड़ के बाकी सबको RHS में भेज दीजिए, ठीक है। तभी जो है हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का और ये करणी हमारा हटेगा, ठीक है। तो उसी प्रोसेस में आइए देखते हैं, है ना। तो -2 अंडर रूट 25x स्क्वायर प्लस 15x, ठीक है। बाकी को RHS में ले गए, है ना, RHS में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो RHS में क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बट्टे वाला है तो 7 लघुत्तम आ जाएगा। फिर ये 9 है तो 9, 7 में लघुत्तम 7 या 21, फिर 9, है ना, 9 7 7 दहम 70, ठीक है। फिर ये आ गया। फिर इसी प्रकार -2 को भी इधर भेज देंगे, ठीक है। -2 को भी तिर्यक से इधर भेज देंगे तो 7 दूनी 2 में 7 का गुणा होगा 14 आ जाएगा। तो देखिए इधर करणी बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, देखिए इस तरह से ये वर्ग हो गया, ये हो गया वर्ग। तो इधर से LHS से करणी हट जाएगा और RHS में फिर क्या होगा, अब देखिए ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। माइनस कॉमन इसलिए ले लिए क्योंकि प्लस में त्रुटि होने का संभावना थोड़ा कम रहता है। तो कोशिश करना चाहिए कि प्लस वाले फार्मूला में आ जाए, मतलब a प्लस बी का होल वर्ग, इस फार्मूला में आने का हमको कोशिश करना चाहिए। तो इधर देखिएगा फिर ये माइनस है, माइनस का वर्ग होगा तो माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब एक माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इधर से करणी खत्म हो गया। फिर उसी प्रकार इधर से माइनस भी हट जाएगा। फिर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे, देखिए 25x स्क्वायर इसको एक तरफ ले आइए, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 15x, ठीक है। अब ये x वाला जो पद है, x वाले पद को जो है LHS में ले आए, 60/7x। अब ये जो बच गया 36/49। इधर देख पाएंगे, इधर कैलकुलेशन कर लेंगे हम, ठीक है। तो 45x इधर आ गया, 36/7 आ गया, x तिर्यक से पक्षांतर कर दिए, है ना। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो देखिए 4 5 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 7 35, 4/35, तो ये x का मान आया। तो काफ़ी बड़ा उत्तर था ये, है ना, 2 नंबर के लायक नहीं है, लेकिन CGPSC ने दिया है तो, है ना, इसका सॉल्व ऐसे ही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ना, क्या कि 2020 में
53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2020 में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चूंकि क्या है देखिए 2020 एक लीप ईयर है। ठीक है, तो सामान्यतः कोई भी साल लीप ईयर है कि नहीं ये कैसे पता चलता है हमको, तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे है ना 2020 को, ठीक है, तो इसको कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। कहने का मतलब है शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये जो है 505, ठीक है, ऐसे करके आएगा और हमारा शेषफल शून्य बचेगा। शेषफल शून्य बचा मतलब वह एक लीप ईयर है। तो 2020 क्या हो गया, एक लीप ईयर है। अतः दिनों की कुल संख्या क्या हो जाएगा 366। लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी 29 दिन का होता है, मतलब ऐसे सामान्यतः 28 डेज का होता है, और लीप ईयर में क्या होता है एक दिन अतिरिक्त होता है। तो 365 से एक दिन अतिरिक्त 366 दिन हो जाएगा। तो 366 दिनों को देखिए 7 से विभाजित करेंगे। 7 से इसलिए विभाजित करेंगे कि एक हफ्ते में 7 दिन होता है ना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि ऐसे करके। तो ऐसा विभाजित करने पर भागफल 52 आता है, 52 आता है। ठीक है, तो 52 सोम से लेके रविवार तक सभी 7 दिन इसमें आ गए। और शेषफल बचता है 2। ठीक है, शेषफल 2 बचता है। इसका मतलब क्या होगा, अंतिम 2 दिवसों की कुल संभावना क्या हो जाएगा NS। अगर हम यदि मान लिए तो NS इक्वल टू हो गया 7। तो ये क्या हो जाएगा कुल संभावना, देखिए अंतिम जो दिन है क्या क्या हो सकता है, सोम मंगल हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, बुध गुरु हो सकता है, गुरु शुक्र हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है, शनि रवि या फिर रवि सोम। तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कुल संभावना हो गया 7। अब देखिए रविवार होने की कुल संभावना, रविवार होने की कुल संभावना, तो देखिए रविवार किस में है, ठीक है, शनि रवि इसमें रविवार है और इसमें रविवार है। तो ये 2 है हमारा अनुकूल संभावना। तो अनुकूल संभावना यदि हम इसको NE मान लिए हैं तो इट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अतः प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगा, है ना, अनुकूल बट्टे कुल NE अपान NS। तो ये हो जाएगा 2/7। तो ये हमारा प्रायिकता आ जाएगा 2/7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हमको LCM और HCF निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार दी गई संख्याएं, देखिए क्या है संख्या दिया हुआ है 6x² y² z, 24x⁴ y⁴ z², 30x³ y³ z³। ठीक है, 3 संख्याएं हमको दी हुई है। ये तीनों को हमको HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्त, और LCM निकालना है अर्थात लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो इन संख्याओं का विखंडन करने पर, तो इनको विखंडन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम रफली अगर हम देखें, देखिए गुणनखंड करके तो 6, देखिए 6 24 का करेंगे, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। देखिए 6 तीनों में आ रहा है, मतलब अंक जो अंक वाला संख्यात्मक पार्ट है, ठीक है, तो इसमें 6 तीनों में है। फिर देखिए x² देखिए तीनों में है, इसमें भी है, x की घात 4 है, मतलब x की घाते 2 तो इसमें है ये है। ठीक है, और x की घाते 2 इसमें भी है। इसी प्रकार y वाला पार्ट देखते हैं तो y की घाते 2 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर z वाला पार्ट देखते हैं, z इसमें भी है, चूँकि यहाँ भी z की घाते 2 है मतलब z है, यहाँ z की घाते 3 है मतलब यहाँ भी z है। तो देखिए पहला वाला जो पार्ट है ये तीनों संख्याओं में है। ठीक है, तो इसको इस तरह से विखंडन करेंगे हम। ठीक है, तो 6x² y² z ये हो गया पूरा का पूरा ले लिए, चूँकि ये पार्ट तीनों में है। फिर 24x² x⁴ y⁴ z²। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहला पार्ट हमने जो ऊपर के समीकरण में है उसको ले लिए और बाकी बचे हुए पार्ट को लिख दिए। तो देखिए 6 चौके 24। ठीक है, x की घाते 4 को हमने x की घाते 2 में डिवाइड कर दिया, y की घाते 4 को भी हमको y की घाते 2 में डिवाइड कर दिया, और z की घाते 2 को z और z ऐसे करके हमने डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट देखिए 30x³ y³ z³। ठीक है, तो इसको भी इसी प्रकार हम डिवाइड कर लेंगे। फिर देखिए तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त या HCF। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, जो तीनों में उभयनिष्ठ है, तो तीनों में उभयनिष्ठ क्या है,
6x² y² z, 6x² y² z, 6x² y² z, जो तीनों में उभयनिष्ठ है वही हो गया हमारा HCF। तो ये हो गया हमारा HCF। फिर देखिए लासा या एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, संख्याओं का जब निकालते हैं तो HCF है ना, HCF जो होता है, जो निकला हुआ होता है उसको एक बार लिख लेते हैं या एक बार काउंट होता है, ठीक है, और बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं तीनों में वो सबको लिख देते हैं। तो देखिए 6x² y² z को एक बार लिख दिए, बाकी बचा हुआ पार्ट कौन सा है, देखिए 4x² y² z, 4x² y² z, फिर 5xyz², इसको हम लिख दिए, ठीक है। ये तीनों को मल्टीप्लाई हम कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से चर अचर का जो कॉम्बिनेशन वाला HCF और LCM होता है तो उसे हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है ना, एक पद दिया हुआ है 5, 16, 51, 158, फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका अगला पद को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हमको पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा, आखिर इनके बीच क्या पैटर्न है, ठीक है। तो हम पैटर्न देखते हैं, तो पहला और दूसरा में हम देखते हैं, तो पहले से दूसरे के बीच में क्या पैटर्न है। तो देखिए इधर 5 है, इधर 16 है, 5 से 16 बना, तो कैसे बना, तो 5 में 3 का गुणा किए, 5 3 15 और 1 16, ये ऐसे आ गया, ठीक है। फिर दूसरे से तीसरे 16 से 51, तो दूसरे से तीसरे कैसे बनना है ना, तो 16 3 48 प्लस 3, देखिए यहाँ पर +1 किए, इधर +3 किए, तब 50 बनाया। फिर इसी प्रकार तीसरे से चौथे में सेम मल्टीप्लाई बाई 3 और इधर +5 किए तो 158 आ गया। तो इधर हमको पैटर्न क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिए इंटू 3 सब में होना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है +1, यहाँ क्या हो रहा है +3, और यहाँ पर क्या हो रहा है +5। तो ये बेसिक डिफरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब अगला पद में 1 3 5, मतलब अगला पद जो है +7 आएगा, ठीक है। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा 158, देखिए ये जो था, तो 158 इंटू 3 +7, तो ऐसे कर देंगे 474 +7, तो ये हो गया 481। तो ये हमारा आ गया अगला पद। तो ये जो है हमारा 2 नंबर 6 क्वेश्चन थे 2 नंबर में, तो ये कंप्लीट हुआ। अगला भाग, अगला खंड को देखते हैं। तो आइए खंड 2 का प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में देखिए दिए गए बारंबारता बंटन से संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। तो x का मान जो है ये हो गया हमारा, x का जो है कॉलम हो गया। फिर f जो है बारंबारता बंटन है, ठीक है, तो ये वाला दिया हुआ है। फिर संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। संचयी बारंबारता मीन्स क्या है, ये कैलकुलेशन मतलब नीचे जिस भी स्टेप में आते जाएंगे, ऊपर के सभी स्टेप का योग। तो यहाँ 8 चूंकि प्रथम अंक है इसलिए यहाँ पर 8, फिर इधर ऊपर के दोनों का योग 10 और 8 18, फिर यहाँ पर ऊपर के तीनों का योग है ना, फिर 29 आ गया, फिर ऊपर के चारों का योग 45, फिर पांचों स्टेप का 65, फिर 25 के ऊपर तक का स्टेप का योग 90, फिर 15 तक में 105, 9 तक में 114 और 6 तक में 120, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता। चूंकि हमको मध्यिका निकालना है, तो मध्यिका निकालने के लिए ऐसे सिचुएशन में संचयी बारंबारता निकालना होता है। फिर देखिए संचयी बारंबारता, अब यहां पर देखिए मान लेंगे कि n क्या है, कुल बारंबारता है ना, n जो है कुल बारंबारता। तो कहने का मतलब ये हो गया n, ठीक है। तो n 120, तो यहाँ n का मान क्या है, n का मान सम है, 120 सम संख्या है, तो सम का जो है रूल्स लगेगा, ठीक है। तो सम में क्या होता है, n/2वां पद निकालना होता है सबसे पहले। तो n/2वां मतलब n का मान 120 है, तो 120/2 बराबर 60वां पद,
ठीक है। 60वां पद मतलब अब संचयी बारंबारता टेबल में जाएंगे तो इसमें 60 है नहीं, तो 60 नहीं है मतलब अधिकतम में जाएंगे, ठीक है। तो 60 45 है, तो 60 के बाद वाला 65 मतलब ये इस रो पे आएगा, ठीक है। इस रो पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो n/2वां पद मतलब 60वां पद मतलब 5, ठीक है। संचयी 65 में आएगा, संचयी 65 में आएगा। फिर n/2 प्लस 1वां पद का मान अर्थात 60 + 1 61वां पद, तो 61वां भी है ना, चूंकि 61 नहीं है तो ये भी 65 में आएगा, तो ये हो गया 5। तो मध्यिका सम संख्या होने पर मध्यिका का सूत्र है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग, ये हो गया फार्मूला, ठीक है। सम संचयी बारंबारता n अगर सम है तब की कंडीशन में। फिर 5 + 5 है ना बट्टे 2, 10/2 अर्थात 5, तो ये मध्यिका आ गया 5। अच्छा, यहीं पर यदि विषम होता तो विषम के लिए सूत्र जो है दूसरा होता है, ठीक है। यहां पर हम जो है सम वाले सूत्र से बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रथम 2 दिवसों, है ना, प्रथम 2 दिवसों में कुल बचत। तो देखिए पहले दिन वह 200 रुपये कमाता है और दूसरे दिन 150 रुपये उसका खर्च हो जाता है, ठीक है। तो प्रथम 2 दिवसों का इसलिए हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो 200 - 150 तो ये हो गया 50। तो पहले 2 दिवस में 50 इसका बचत हुआ। इसी प्रकार प्रथम 4 दिनों का कुल बचत निकाल लेंगे। तो प्रथम 4 दिनों में, तो प्रथम 2 दिनों का कैलकुलेशन तो हमारा ये आ गया था 50 आ गया था। और इधर क्या है तीसरा और चौथा, तो चौथा माइनस तीसरा, तो 200 - 150 प्लस 50, ये हो गया 100। अब देखिए एक कंडीशन है प्रश्न का, ठीक है। देखिए ये प्रश्न थ्योरिकल प्रश्न है, ठीक है। इसको अगर लॉजिकल व्यू में जाएंगे तो ये 2 लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 2 लाइन में बनाएंगे तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको डिटेल जो है आपको बनाना पड़ेगा, जिससे क्या है सेटिस्फाई हो, चेकर जो है सेटिस्फाई हो। इसलिए हम इसलिए शब्दों का इसमें उपयोग करना जरूरी है। तो देखिए यहां तक हो गया था। चूंकि अंतिम दिवस में ₹200 कमाने पर ₹600 बचत पूर्ण हो जाएगा, अतः अंतिम दिवस को छोड़कर ₹600 बचत होने हेतु राशि, ठीक है। तो 600 उसको चाहिए, ठीक है। और 200 इसलिए माइनस कर दिए क्योंकि अंतिम दिवस में इसका जो है 200 कमाएगा, वैसे ही है ना वो उसका जो है टास्क पूरा हो जाएगा। अर्थात 400 अगर रहेगा, जब भी जितने दिन में भी 400 आएगा तो उसमें 200 ऐड होगा, होने पर उसका जो है 600 पूरा हो जाएगा। इसलिए हमको पहले 400 करना पड़ेगा। तो देखिए हम ऊपर कैलकुलेट किए थे, है ना, 100 बचत होता है, ₹100 बचत कितने दिन में होता है, तो 4 दिन में होता है, ठीक है। तो ₹400 बचत होने हेतु दिवसों की संख्या, ठीक है। तो 100 को 400 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किए, गुणा किए, उसी प्रकार 4 को 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 को 16 दिन आ जाएगा, ठीक है। वह विषम संख्या दिवस में ₹200 कमाता है, ठीक है। जैसे कि क्या है, पहले दिन जो है वो 200 कमाया, ठीक है। दूसरे में क्या है 150 खर्च हो जाएगा, फिर तीसरे में 200 कमाएगा, पांचवें में 200 कमाएगा, सातवें में 200 कमाएगा, अर्थात मतलब विषम संख्या दिवस में वो 200 कमाता है, ठीक है। तो अतः फिर अब देखिए 16 दिन तो हो चुका है, अब 17वां दिन में क्या है वह 200 कमाएगा और 17 दिवसों में उसके ₹600 के बचत होने का जो प्रायिकता है, संभावना है, वो पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, ऐसी स्थिति में सदैव हानि होगा, ठीक है, यदि लाभ हानि का संख्यात्मक मान x हो, ठीक है, लाभ और हानि का संख्यात्मक मान x हो,
ठीक है। तो हानि प्रतिशत, ठीक है, फार्मूला है, यदि क्या हो कि संख्यात्मक रूप से विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत समान हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला है, हानि प्रतिशत बराबर x² अपान 100। तो यहां पर हमारा क्या है, x का मान 100, x मतलब जो भी हमारा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य है, तो ये हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत है, ठीक है। तो ये हो गया 12 गुणे 12, क्या है, दोनों वस्तुओं में समान मूल्य, समान विक्रय मूल्य व हानि व लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक रूप से समान होने पर ये कंडीशन है, ये सूत्र लगता है, ठीक है। तो ये हो गया, अपन कैंसिलेशन कर लेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो ये 4 से हो जाएगा, ठीक है, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये 12 तिया 36 आ जाएगा, इधर 25, ठीक है। इसको फिर 36/25 है, मिश्र भिन्न में बदल लेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 36 को, है ना, एक बार जाएगा 25 से कम 25, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 11, ठीक है। तो भागफल 1 आया है, ठीक है। तो 11/25, 1 से ही 11/25%, ये हानि प्रतिशत है। तो ये जो हम देखे थे ये प्रथम विधि से है। देखिए, चूंकि ये प्रश्न जो है ज्यादा नंबर में है, तो अगर आप इस विधि से करेंगे तो आपका नंबर जो है कम आएगा, मार्क्स आपका कटेगा, ठीक है। तो हम द्वितीय विधि से देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, देखिए, प्रश्न का नंबर के स्तर के अनुसार भी आंसर देना पड़ता है हमको, तो इसका डिटेल में देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, द्वितीय विधि में चलते हैं हम। तो द्वितीय विधि में क्या है, माना कि 2 रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, x व y रुपीज है, ठीक है, x व y रुपीज है, जहां x वाले रेडियो को 12% लाभ पर तथा y वाले रेडियो को 12% हानि पर बेचा गया, ठीक है। अब देखिए, दिया है x का विक्रय मूल्य क्या है, 1540 रुपए है। अब देखिए, इसमें क्या है, 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, अर्थात x का 112% होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा, 112% होगा, इसलिए x का 112% बराबर 1540, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 112% का मतलब होता है 1/100, ठीक है। प्रतिशत का मान हम 1/100 मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1/100 मतलब 112/100, का मतलब होता है गुणा 112 x/100 बराबर 1540, x बराबर तिर्यक कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए, 1540 गुणे 100/112, तो फिर इसको कैंसिलेशन कर लेंगे, तो x बराबर 1375। इसी प्रकार y वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। तो y का विक्रय मूल्य बराबर 1540, और अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, y में 12% हानि होता है, इसलिए y का 88%, 100 में हम घटाएंगे 12, ठीक है। तो 100 में 12 घटाने पर 88 आएगा, इसलिए 88%। तो y का 88% बराबर 1540, फिर 88/100 y बराबर 1540। इसी प्रकार ट्रांसपोज करके y का मान हम निकालेंगे, तो 1750। फिर आगे देखिए, है ना, फिर कुल क्रय मूल्य, ठीक है। कुल क्रय मूल्य क्या है, 1340 x वाले का, 1375 x वाले का और 1750 y वाले का, ये हो गया 3125। कुल विक्रय मूल्य 1540 प्रश्न में दिया हुआ है, तो 3080 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, ठीक है, तो यही हम प्रथम विधि में देखे थे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा जो है क्या होता है, हानि ही होता है, विक्रय मूल्य बड़ा ही आता है। तो हता हानि प्रतिशत बराबर अंतर गुणे 100/3125, तो अंतर 3125 और 3080, ये दोनों का अंतर आएगा 45, तो 45 गुणे 100/3125 कैलकुलेट कर देंगे, 36/25, फिर एक से ही 11/25%, ठीक है। इस तरह से ये आंसर बनेगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 में बोल रहा है, वेतन की कुल वार्षिक आय, वेतन की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपए है,
ठीक है। तो आयकर गणना 2019-20 का फार्मूला इसमें पुट करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आयकर का स्लेब का फार्मूला दिया नहीं है, तो इसको ध्यान करना पड़ेगा जनरल नॉलेज के द्वारा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। तो इसमें 2019-20 का स्लेब ये था, है ना, 5%, 20%, 5%, 20%, 30%, ऐसे करके स्लेब थे, ठीक है। तो उसी पे करेंगे। तो देखिए ₹1 से ₹2,50,000 तक, ठीक है, 2.5 लाख रुपए तक का ₹0 इंटरेस्ट था, छूट था ब्याज आयकर में, तो ये हो गया ₹0। फिर देखिए 2,50,000 ₹1 से 5 लाख रुपए तक का 5% था, तो 2.5 लाख का 5% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 12,500। फिर पॉइंट थ्री में 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक का निकाल लेंगे, तो ये जो है 20%, ठीक है। तो 5 लाख का 20%, चूंकि माइनस करेंगे 10 लाख, भाई 5 लाख तक का कैलकुलेशन पहले ही हम कर चुके हैं, ठीक है, और 10 लाख तक करना है, तो 10 लाख माइनस 5 लाख, तो अर्थात 5 लाख बचा, तो 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख। फिर पॉइंट 4 में चूंकि कुल 12 लाख है, कुल 12 लाख रुपए है, तो 10 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक का 30%, तो 2 लाख रुपए का 30%। फिर चूंकि 12 में 10 माइनस करेंगे तो 2 लाख ही आएगा, इसलिए 2 लाख का 30%, तो ये हो गया 60,000 रुपए। फिर देखिए कुल कर हो जाएगा हमारा, तो कुल कर क्या हो जाएगा, ऊपर के चारों का योग, ठीक है। तो ये 0 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख रुपए प्लस 60,000 रुपए, फिर ये हो गया क्या, 1,72,500 कुल कर होगी। पॉइंट ए, पॉइंट बी पे पॉइंट बी पे निकालेंगे उपकर। उपकर अर्थात इसको शेष भी बोला जाता है। तो शेष में क्या हो जाएगा, शिक्षा व स्वास्थ्य का में, है ना, कुल कर का 4%, तो 1,72,500 आया था, तो 1,72,500 का 4%, अर्थात 1,72,000 गुणे 4/100, प्रतिशत का मान होता है 1/100। जिसको कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना, 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर देने से 6,900 रुपए आया। तो भुगतान योग्य कुल कर, तो ए प्लस बी, पॉइंट ए प्लस पॉइंट बी, है ना, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 1,72,500 प्लस 6,900, ठीक है। तो ये हो गया 1,79,400 रुपये हो गया आयकर, है ना। लेकिन देखिए इसमें कुछ कुछ शर्तें भी हैं आयकर करने के लिए, ठीक है। एक तो क्या है, रिबेट मिलता है, ठीक है। एक पहला होता है क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर लगाएंगे हम फार्मूला, तो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 12 लाख रुपए जो सर्वप्रथम जो इनकम है, तो उसमें 12 लाख में से क्या हो जाएगा, 50,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11,50,000 में हम ये उपरोक्त क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक कंडीशन ये भी है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाने पर, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन में कोई शर्त ऐसा दिया नहीं है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाने पर ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, इनकम टैक्स में रिबेट भी है, ठीक है। तो छूट मिलता है 12,500 रुपए का, ठीक है। तो 12,500 का छूट निकालेंगे अगर, ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये जो 12,500 जो आया था, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके दो शर्त भी हैं, तो इनका भी यूज कर सकते हैं। और चूंकि प्रश्न में ऐसा कुछ कंडीशन दिया नहीं है, तो इस तरीके से निकालेंगे, यह भी ठीक है, ठीक है। और ये भी ऐसा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस पहले तरीके से जो हमने सॉल्व किया है, ये ज्यादा बेटर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चल, क्वेश्चन है वृत्तारेख, वृत्त आरेख संबंधी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें वृत्त आवंटन दिया हुआ है, ठीक है। युवा जनसंख्या है जो कि काफी दूध, जूस, चाय और अन्य ऐसे पसंद करते हैं। तो प्रश्न नंबर एक आप देखें, है ना, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सर्वाधिक युवा, है ना, कौन से पेय को पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें जो है जनसंख्या को शो नहीं किया है, ठीक है। पॉइंट बी में जरूर इसने 600 को डाल रहा है, लेकिन पॉइंट बी का जो क्वेश्चन है वो तो सेपरेट क्वेश्चन है। अगर इसने 600 संख्या को पहले में दिया होता
तो पहले ए नंबर पे कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता, निकालना पड़ता, लेकिन इसमें दिया है सर्वाधिक। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सर्वाधिक कोण अंश अर्थात 108 डिग्री, जिसमें जो है ज़्यादा कोण है वो उसी को पे को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सर्वाधिक कोण अंश 108 डिग्री कॉफ़ी का ही है, तथा अधिकतम युवा कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट में आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन बी में देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन बी में क्या है, जूस का कोण का अंश दिया है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जूस बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए 60 डिग्री बराबर 600, ये प्रश्न बी में दिया हुआ है। 60 डिग्री बराबर 600 युवा, ठीक, जूस पसंद करते हैं। तो 1 डिग्री का निकाल लेंगे, 1 डिग्री का मतलब इधर 60 से डिवाइड, तो 1 डिग्री का निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब है 60 से इधर भी डिवाइड कर दीजिए, 60 से इधर से भी डिवाइड, तो ये 60 से डिवाइड हुआ तो 1 डिग्री का आ गया, इधर 60 से डिवाइड। अब देखिए 360 का निकालना है ना, क्योंकि पूरा जनसंख्या को बोल रहा है, पूरा संख्या युवा संख्या को बोल रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है ना, पाई चार्ट में 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसलिए 360 डिग्री बराबर 600/60 था, इसमें 360 से गुणा, कैलकुलेशन कर देंगे, 6 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, ठीक है, 6 6 से जा 3600 जो है कुल जनसंख्या हुआ। तो ये हमारा ऐसे बनेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में टिप्पणी है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, रामानुजन। ठीक है, तो तीनों में किन्हीं 2 पर टिप्पणी करना है। अच्छा, अथवा का क्वेश्चन है, अथवा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये आगे हो जाएगा। तो देखिए शॉर्ट में थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, तो वराहमिहिर भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ दोनों थे। ठीक है, खगोल शास्त्री के साथ में गणितज्ञ थे, और इन्होंने त्रिकोणमिति संबंधी रिसर्च किया था, खोज किया था, त्रिकोणमिति संबंधी इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, और इसके बाद जो है इन्होंने लोस्ट प्रस्तार नामक पुस्तिका लिखा है इसमें। तो इसमें क्या है, संचय के बारे में है। तो ये अच्छी बातें जो है हमारे प्राचीन गणितज्ञों के द्वारा किया गया है, और भी अनेकानेक जो है इनके द्वारा रिसर्च किया गया है। ठीक है, तो इनका क्या है, बेसिक जो डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस को हमको इसका मालूम होना चाहिए, और उसके आधार पे जो है हम उसको शब्दों में पिरो सकते हैं, कहना चाहिए। ठीक है, तो ये वराहमिहिर के बारे में शॉर्ट में। फिर दूसरा देखते हैं, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य के बारे में क्या था, ये भी क्या थे, खगोल शास्त्री प्लस गणितज्ञ थे, है ना, उन्हीं की तरह ही। और इन्होंने क्या है, इनका 3 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इनका 3 ग्रंथ क्या है, बीज गणितम, लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। ये 3 इनके जो है प्रमुख ग्रंथ हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय गणितज्ञ है इनको माना जाता है, और इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, और काल गणना के संबंध में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। और चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इस बारे में भी इन्होंने रिसर्च दिया है। तो ये था भास्कराचार्य के बारे में। और रामानुजन के बारे में, तो रामानुजन भी एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे, और इन्होंने अपना लोहा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक मनवाया है। ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, है ना, तो उन्होंने कैम्ब्रिज विद्यालय में को जो है ये अपना रिसर्च को भेजा करते थे। तो आर्थिक तंगी और सुविधाओं की कमी के कारण जो है ये बहुत अच्छा अपना पढ़ाई नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने स्वयं से अध्ययन करके, पढ़ाई करके गणित को अपना काफ़ी आगे तक बढ़ाया, अपने ज्ञान को। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे GH हार्डी,
तो उनको इन्होंने लेटर भेजा, अपने विभिन्न प्रमेय को भेजा, तो उन्होंने बाकायदे इनको लेटर भेजा, उन्होंने इनको बुलाया और इनके कई लेख को इन्होंने प्रकाशित भी कराया। जबकि भारत में जो है समुद्र पार करने में कई तरह के अपवाद थे, है ना, कि वहाँ जाना, समुद्र पार करके जाना, विदेश में जाना, है ना, ये अच्छा शुभ नहीं माना जाता था। इस तरह की भ्रांतियां भी थी। तो उसके बावजूद इन्होंने जो है गया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना परचम लहराया और बहुत ही कम उम्र में इनका निधन भी हो गया था। तो ये था रामानुजन के बारे में शॉर्ट में। तो आइए अगला चलते हैं। अथवा में इसमें क्वेश्चंस है, ठीक है। अथवा में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, समांतर माध्य 40 दिया है, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या दिया है 200। तो चूंकि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये जो है समांतर माध्य का फार्मूला होता है। तो इसमें पुट करेंगे हम, तो समांतर माध्य 40, पदों का योग हमको ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हो गया पदों की संख्या अर्थात विद्यार्थियों की संख्या, ये हो गया 200। तो पदों का योग हो गया 8000। अब देखिए इस पदों के योग में कुछ अंक गलत लिए गए हैं, कुछ अंक सही लिए गए हैं। तो जो अंक जो गलत लिए गए हैं उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, और जो अंक सही है उसको हम प्लस कर देंगे। तो देखिए पदों के योग में गलत लिए गए अंकों को घटाने एवं सही अंकों का योग करने पर, तो 8000 में क्या करेंगे, -34 -53, ये दोनों अंक जो है गलत ले लिए गए थे, और जो कि वाकई में क्या था 43 और 35 था। तो ये दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो ऐसा कैलकुलेशन करने पर 7991 आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, पदों का कुल योग हो गया 7991, पदों का कुल योग 7991। अब इसमें क्या करेंगे, 200 से डिवाइड कर देंगे। तो नया समांतर माध्य 7991 अपॉन 200, तो ये डिवाइड कर लेंगे 39.9555। तो ये हमारा हो गया नया समांतर माध्य। तो ये हो गया इसका ए पार्ट, ठीक है। तो इसका बी पार्ट देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्न में दिया हुआ है ना, पी, है ना, पी बराबर, पी अर्थात क्या हो गया, मूलधन, ठीक है। पी मूलधन हो गया, एस आई जो है साधारण ब्याज हो गया, और आर हो गया दर जो कि ज्ञात करना है। तो मूलधन दिया है 1200 रुपए और साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो मिश्र धन 1440 दिया हुआ है, इसमें 1200 घटाएंगे तो 240 आ जाएगा। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। और एस आई साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। इसमें पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद तिर्यक से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद आर बराबर 5, ठीक है, अर्थात आर का मान जो है 5% आएगा। तो देखिए अधिकतम नंबर में बड़े बड़े नंबर 10-10 नंबर के क्वेश्चन में, 8-8 10-10 क्वेश्चन में छोटे छोटे प्रश्न है, ठीक है। कितना छोटा है देखिए, जबकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन काफी बड़ा था। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन का, और आगे और भी मैथ संबंधी या अन्य विषय से संबंधी वीडियो डालने का प्रयास करूंगा। तब तक दोस्तों जय हिंद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।